इजराइल के साथ जारी युद्ध के बीच हिजबुल्ला का ध्यान लेबनान के सत्ता पर भी था। 15 सालों से लगातार जारी लेबनीज सिविल वॉर में करीब 1.5 लाख लोगों की जान चले जाने के बाद आखिरकार 1990 में उस पर फुल स्टॉप लग गया था। इसके 2 साल बाद 1992 में लेबनान में इलेक्शंस होने थे। हिजबुल्ला ने इसे एक बड़े अवसर के रूप में देखते हुए एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दिए। उसने यहाँ जमकर चुनाव प्रचार किए, जिसमें उसने शिया कम्युनिटी के लोगों से बड़े बड़े वादे किए और उन्हें लेबनान की पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन में ऊंची पोस्ट दिलवाने का भरोसा दिलवाया। साथ ही वो सदर्न लेबनान में इजरायली इन्वेजन से मुक्ति दिलवाने का प्रॉमिस कर यहाँ की बड़ी आबादी को अपनी ओर खींचने में कामयाब रहा। इस चुनाव में हिजबुल्ला ने 8 सीटें जीतकर यहाँ की पॉलिटिक्स में जोरदार एंट्री मारी। ईरान की मदद से पहले ही स्ट्रॉन्ग हिजबुल्ला अब पॉलिटिकली भी पावरफुल हो चुका था। इसके बाद उसने इजराइल के अगेंस्ट एक्टिविटीज तेज करते हुए 1992 में अर्जेंटीना में स्थित इजरायली एम्बेसी में बॉम्ब ब्लास्ट करवा दिया, जिसमें 29 लोग मारे गए और 200 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए। हिजबुल्ला ने ऐसा करके अपने सेक्रेटरी जनरल अब्बास अल मुसावी की हत्या का बदला लिया था, जिसे कुछ महीने पहले इजराइल ने एक एयर स्ट्राइक में मार गिराया था। मुसावी की मौत के बाद हिजबुल्ला का सेक्रेटरी जनरल हसन नसरल्लाह बन चुका था, जिसकी लीडरशिप में हिजबुल्ला ने अगले साल छोटे छोटे सैन्य हमलों के जरिए नदन इजराइल को निशाना बनाकर उसके कई सैनिकों को मार गिराया। हिजबुल्ला इस तरह अब सदर्न लेबनान के साथ साथ इजराइल के अंदर भी उसको नुकसान पहुंचाने लगा था, जिससे इजराइल गुस्से से बिलबिला उठा और 1993 में लेबनान पर अटैक करने के लिए उसने ऑपरेशन अकाउंटेबिलिटी नाम का एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया, जो 7 दिनों तक चला। इजराइल ने सदर्न लेबनान में स्थित हिजबुल्ला के ठिकानों पर भारी बमबारी की, ताकि हिजबुल्ला इतना कमजोर पड़ जाए कि वो सदर्न लेबनान में बेस बनाकर उस पर अटैक्स करने की हालत में ना रह सके। साथ ही इजराइल लेबनान की गवर्नमेंट पर भी हिजबुल्ला के अगेंस्ट एक्शन लेने का प्रेशर बनाने लगा। इजराइल के इस हमले का अंजाम ये हुआ कि लेबनान में 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, 500 से ज्यादा लोग घायल हुए और हजारों बिल्डिंग्स मिट्टी में मिल गई। लेकिन इसके बावजूद हिजबुल्ला की शक्ति में कोई कमी नहीं आई और उसने इजराइल का डटकर मुकाबला कर लोकल लोगों की खूब सहानुभूति बटोरी। हिजबुल्ला ने इजराइल का ध्यान लेबनान से हटाने के लिए 18 जुलाई 1994 को अर्जेंटीना में एक और बॉम्ब ब्लास्ट करवाया, जिसमें एक जूस कम्युनिटी सेंटर को निशाना बनाया गया। इस हमले में 85 यहूदी मारे गए, जबकि 300 से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हो गए। इन हमलों से हिजबुल्ला के कॉन्फिडेंस में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। इस दौरान उसे लगातार ईरानियन असिस्टेंस भी मिल रहा था, जिसका इस्तेमाल वो एडवांस वेपन और रॉकेट्स खरीदने पर कर रहा था। हिजबुल्ला के बढ़ते दबदबे और इजराइल का डटकर सामना करने से हजारों की तादाद में यूथ उसे ज्वाइन कर रहा था। इस तरह हिजबुल्ला के 10,000 लड़ाके हो चुके थे और वो रॉकेट्स, मिसाइल्स और बंदूकों समेत लगभग 1 लाख सैन्य सामानों का मालिक बन चुका था। हिजबुल्ला की बढ़ती ताकत इजराइल के लिए नाक का सवाल बन चुकी थी, जिसे वो कई प्रयासों के बावजूद कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अपनी असफलताओं को धोने के लिए 11 अप्रैल 1996 को इजराइल ने ऑपरेशन ग्रेप्स ऑफ रैथ की शुरुआत कर हिजबुल्ला को मिटाने की एक और कोशिश की। लगातार 16 दिनों तक इजराइल ने हिजबुल्ला के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई और जमीनी हमले करते हुए उसके कई रॉकेट लॉन्च साइट्स और बंकर्स बर्बाद कर दिए। इजराइल यही नहीं रुका, बल्कि उसने 18 अप्रैल को काना विलेज के पास यूनाइटेड नेशंस के कंपाउंड में शरण लिए 800 सिविलियंस के ठिकाने पर भी बमबारी कर दी, जिसमें 106 लेबनानी नागरिक मारे गए। मरने वालों में 37 बच्चे भी शामिल थे। इस घटना के बाद पूरी दुनिया में इजराइल की आलोचना होने लगी, जिससे इजराइल को हिजबुल्ला के साथ मजबूरन एक एग्रीमेंट करना पड़ा, जिसे ग्रेप्स ऑफ रैथ अंडरस्टैंडिंग और इजरायली लेबनीज सीज फायर अंडरस्टैंडिंग के नाम से जाना जाता है। इसमें दोनों ने सिविलियन एरियाज में किसी भी तरह का हमला न करने का वादा किया। हिजबुल्ला और इजराइल के बीच जारी टेंशन के बीच अमेरिका ने अपनी दोस्ती सऊदी अरेबिया से काफी बढ़ा ली थी। यहाँ बढ़ता अमेरिकन इन्फ्लुएंस ईरान को खटकने लगा था, जिसके खिलाफ एक्शन लेने का काम उसने अपने प्रॉक्सी हिजबुल्ला को सौंपा। हिजबुल्ला ने अपने नेटवर्क का सहारा लेते हुए 25 जून 1996 की रात को सऊदी के खोबार टावर्स में स्थित अमेरिकन मिलिट्री बेस को 5000 पाउंड्स के एक्सप्लोजिव से भरे ट्रक से उड़ा दिया। इस हमले में 19 अमेरिकी सोल्जर्स मारे गए, जबकि 500 से ज्यादा घायल हो गए।
हिजबुल्लाह की बढ़ती ताकत अमेरिका और इजराइल के गले की फांस बनती जा रही थी। उसे कमजोर करने के लिए उसके स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर को तोड़ना जरूरी हो गया था। इसलिए साल 1999 में इजराइल ने हिजबुल्लाह के मिलिट्री कमांडर अली दीप की हत्या कर दी। इजराइल ऐसे ही हिजबुल्लाह के कई और हाई प्रोफाइल कमांडर्स को निशाना बनाकर हिजबुल्लाह की कमर तोड़ना चाहता था, लेकिन इजरायली गवर्नमेंट के अगले एक्शंस में उसके ही देश में हो रहा फोर मदर्स नाम का एंटी वॉर मूवमेंट बहुत बड़ी बाधा बना हुआ था। ये मूवमेंट तब शुरू हुआ था जब 2 साल पहले 1997 में सदर्न लेबनान के अंदर एक ऑपरेशन के दौरान इजराइल के 2 हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए थे, जिसमें इजराइल के 73 सैनिकों की मौके पर ही मौत हो गई। इजराइल ने सदर्न लेबनान में जब से सिक्योरिटी जोन बनाना शुरू किया था, तब से यहाँ इजराइल के 900 से भी ज्यादा सैनिकों की जान चली गई थी। सैनिकों के मरने की बढ़ती तादाद और कॉन्फ्लिक्ट को किसी भी नतीजे पर ना पहुंचता देख इजरायली सरकार के खिलाफ नदर्न इजराइल की पब्लिक का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। इस गुस्से ने फोर मदर्स मूवमेंट का रूप ले लिया, जिसमें शहीद सोल्जर्स की मदर्स एंड वाइफ्स भी शामिल थी, जो इजरायली गवर्नमेंट से इस जंग को खत्म कर लेबनान से इजरायली सेना को वापस बुलाने की मांग कर रही थी। लगातार बढ़ते पब्लिक प्रोटेस्ट और पॉलिटिकल प्रेशर के चलते 24 मई 2000 को इजराइल ने लेबनान से अपनी सेना को वापस बुला लिया। इजराइल के इस फैसले को हिजबुल्लाह ने अपनी जीत के रूप में सेलिब्रेट किया। 1992 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन के दौरान उसने इजराइल को लेबनान की सीमा से बाहर निकालने का जो वादा जनता से किया था वो पूरा हो चुका था, जिससे उसकी पॉपुलैरिटी में और भी इजाफा होने लगा। 1948 के बाद से अरब देश इजराइल से कई बार भिड़ चुके थे, लेकिन हर बार उन्हें इजराइल से शिकस्त खानी पड़ी थी। उनके हिस्से ये पहली जीत हिजबुल्लाह के प्रयासों से आई थी, जिसने इजराइल को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। इस जीत का हकदार ईरान भी था, जो हिजबुल्लाह के ओरिजिन से ही उसको हर संभव मदद पहुंचा रहा था। इजराइल को लेबनान से गए 6 साल बीत चुके थे। इस दौरान हिजबुल्लाह की ताकत काफी बढ़ चुकी थी। उसकी पावर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि साल 2005 में लेबनान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रफीक हरीरी की जब एक बॉम्ब ब्लास्ट में मौत हुई, तो इसके पीछे भी हिजबुल्लाह का ही हाथ माना गया। हिजबुल्लाह दुनिया के सबसे पावरफुल मिलिटेंट ग्रुप्स में से एक बन चुका था। उसके पास अब हथियारों का एक बड़ा जखीरा तैयार हो चुका था और अब वो उसकी जोर आजमाइश इजराइल के खिलाफ करना चाहता था। ऐसे ही मौका पाकर साल 2006 में हिजबुल्लाह के मिलिटेंट्स ने इजरायली टेरिटरी में घुसकर 3 इजरायली सोल्जर्स की हत्या कर दी और 2 सोल्जर्स को हॉस्टेज बना लिया। इन हॉस्टेज के बदले में हिजबुल्लाह इजराइल की जेलों में कैद अपने सहयोगियों की रिहाई चाहता था, लेकिन इजराइल उसकी इस हरकत से तिलमिला उठा। अपने सोल्जर्स की दिन दहाड़े हत्या और गिरफ्तारी का बदला लेने के लिए इजराइल ने एक बार फिर हिजबुल्लाह के खिलाफ एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया। इजरायली एयरफोर्स ने लेबनान की कैपिटल सिटी बेरूट और साउथ लेबनान के हिजबुल्लाह इन्फ्लुएंस इलाकों पर एयर स्ट्राइक्स तेज कर दी, जिसमें हिजबुल्लाह के ठिकानों के साथ साथ वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह होने लगा। इस बार इजराइल हिजबुल्लाह को पूरी तरह से कुचल देना चाहता था, ताकि उसके लिए लेबनान की ओर से फ्यूचर में कोई भी खतरा ना बच पाए। भाई इस बार हिजबुल्लाह भी पूरी तैयारी के साथ युद्ध में उतरा हुआ था। उसने इजराइल को सरप्राइज करते हुए उसके नदन प्रोविंस में करीब 4000 रॉकेट्स और मिसाइल्स दागकर भारी तबाही मचा दी। पूरा इलाका धमाकों से गूंज उठा। लाखों नागरिकों को अपनी जान बचाने के लिए बंकरों में छिपना पड़ा। एक तरफ हिजबुल्लाह नदन इजराइल में अटैक्स कर रहा था, तो दूसरी ओर इजराइल लेबनान में कहर बरसा रहा था। इस तरह करीब 34 दिनों तक दोनों ओर से ये खूनी खेल जारी रहा, जिसमें 1100 लेबनीज सिविलियंस और हिजबुल्लाह लड़ाकों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जबकि 120 इजरायली सोल्जर्स भी अपने देश के लिए शहीद हो गए। इस युद्ध में भी इजराइल जीत हासिल नहीं कर सका था और यूएन के बीच बचाव के बाद उसे यहां से खाली हाथ ही लौटना पड़ा। 2006 के बाद कई सालों तक इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लेबनान में तो कोई सीधी लड़ाई नहीं हुई, लेकिन दोनों बाहरी देशों में एक दूसरे को निशाना बनाते रहते थे। इजराइल को काफी सालों से 1992 और 1994 के अर्जेंटीना बॉम्ब ब्लास्ट के मास्टरमाइंड इमाद मुगनिये की तलाश थी। बड़ी मशक्कत के बाद CIA और मोसाद ने उसे 2008 में सीरिया की राजधानी दमास्कस में ट्रैक कर मार गिराया।
इस तरह इजराइल हिजबुल्लाह के अंदर अपना खौफ बिठाना चाहता था कि वो जब चाहे जहां चाहे अपने दुश्मनों को ढेर कर सकता है। हिजबुल्लाह दुनिया की नजरों में एक बार फिर तब आया जब साल 2011 में सीरिया में सिविल वॉर की शुरुआत हो गई। इस वॉर में ईरान ने सीरियन गवर्नमेंट की मदद करने का फैसला किया, जिसे उसका प्रॉक्सी हिजबुल्लाह भी फॉलो करते हुए बशर अल असद के सपोर्ट में वहां के लोकल मिलिटेंट ग्रुप के अगेंस्ट लड़ने लगा। करीब 2 साल बाद इस सिविल वॉर में सीरियन गवर्नमेंट के खिलाफ आईसिस भी खड़ा हो गया। उस समय आईसिस का चीफ अबू बकर अल बगदादी था, जिस पर हिजबुल्लाह इजराइल का एजेंट होने का आरोप लगाता रहता था। सीरियन सिविल वॉर में आईसिस सीरियन गवर्नमेंट को निशाना बना रहा था, जबकि हिजबुल्लाह सीरियन गवर्नमेंट को डिफेंड करने में लगा था। दोनों के अलग अलग मकसद होने से दोनों एक दूसरे को निशाना बनाने लगे, जिससे सीरिया में काफी सालों तक दोनों मिलिटेंट ग्रुप्स के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली। 2014 तक हिजबुल्लाह दुनिया के कई देशों के कॉन्फ्लिक्ट्स में इन्वॉल्व हो चुका था। साथ ही वो कई देशों में ड्रग तस्करी कर काफी कमाई करने लगा था, जिसका इस्तेमाल वो खुद को और पावरफुल बनाने में कर रहा था। इस बीच मिडिल ईस्ट में एक और मिलिटेंट ग्रुप हमास तेजी से उभर रहा था, जो गाजा स्ट्रिप में काफी मजबूत हो चुका था और 2023 तक कई बार इजराइल से टक्कर ले चुका था। इजराइल से उसकी दुश्मनी के कारण ईरान ने हिजबुल्लाह के साथ साथ उसे भी सपोर्ट कर अपने प्रॉक्सी नेटवर्क का हिस्सा बना लिया था। इस भारी सपोर्ट से हमास का हौसला बढ़ चुका था और उसने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल को सरप्राइज करते हुए उस पे लार्ज स्केल पर हमला शुरू कर दिया। हजारों रॉकेट्स एक साथ दाग दिए गए और हमास के लड़ाकों ने इजराइल की सीमा में घुसकर 1200 लोगों की जान ले ली, जबकि 250 लोगों को वो हॉस्टेज बनाकर अपने साथ ले गए। अचानक से हुए इस हमले से इजराइल का खून खौल उठा, जिसके बाद इजराइल हमास को घेरने के लिए गाजा पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक करने लगा। जहां ईरान हमास को बैकडोर से सपोर्ट कर रहा था, तो वही हिजबुल्लाह हमास के सपोर्ट में इजराइल पर उसके नदर्न साइड से मिसाइल अटैक करने लगा। इजराइल ने हिजबुल्लाह को ऐसा ना करने के लिए कई बार वार्न किया, लेकिन जब हिजबुल्लाह के हमले नहीं रुके तो इजराइल हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह को भी निशाना बनाते हुए लेबनान में एयर स्ट्राइक्स करने लगा, जिसमें हिजबुल्लाह के कई टॉप कमांडर्स ढेर हो गए। इजराइल जानता था कि हमास और हिजबुल्लाह तो केवल प्यादे हैं, उनके पीछे ईरान है, जिसके ऑर्डर पर उस पर अटैक हुआ था। इसलिए इजराइल ने अप्रैल 2024 में सीरिया में ईरानियन कंसुलेट को निशाना बनाकर उसके 2 IRGC जनरल समेत कई डिप्लोमेट्स की हत्या कर दी। इजराइल ने आगे भी अटैक्स जारी रखते हुए 31 जुलाई 2024 को ईरान में मौजूद हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिये को मौत की नींद सुलाकर ईरान और हमास को एक साथ झटका दिया। इसके बाद सितंबर 2024 में इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ पेजर अटैक की एक सीरीज शुरू कर हिजबुल्लाह के कई मेंबर्स को मार दिया। सितंबर महीने के आखिरी दिनों में ही इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को भी एयर स्ट्राइक कर मार गिराया। इस तरह इजराइल ने हिजबुल्लाह को हिलाकर जरूर रख दिया, लेकिन इससे ना तो कॉन्फ्लिक्ट रुका और ना ही हिजबुल्लाह की कहानी खत्म हुई। जहां हिजबुल्लाह और हमास के बदले के लिए अब ईरान भी इजराइल पर डायरेक्ट अटैक करने लगा है, तो वही हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद भी हिजबुल्लाह पूरी ताकत से इजराइल को निशाना बनाने में लगा हुआ है। दशकों से होते आ रहे इन हमलों को देख यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद आगे भी दशकों तक ये खूनी संघर्ष इसी तरह जारी रहेगा।